कोरियन वॉर। इस युद्ध को समझने से पहले ये जरूरी है कि इसकी भौगोलिक स्थिति को जान ले। यह है उत्तरी कोरिया और यह है दक्षिणी कोरिया। इस पूरे इलाके को कोरियन पेनिनसुला के नाम से भी जाना जाता है, जो चाइना और जापान के बीच में स्थित है। कोरिया, जो 1910 से पहले एक स्वतंत्र राष्ट्र था, 1910 के बाद जापान ने यहाँ 35 सालों तक राज किया, यानी 1945 के द्वितीय विश्व युद्ध तक। इन 35 सालों में जापान ने यहाँ बहुत कुछ बदलाव करना चाहा, साथ ही कुछ ऐसे घिनौने काम किए जिसके कारण आज भी इन दोनों देशों में कड़वाहट का माहौल कायम है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब 1945 में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में न्यूक्लियर अटैक किए गए, तब जापान ने सरेंडर कर दिया। साथ ही कोरिया में स्थित जापान की सेना ने भी सरेंडर किया। ऊपर से यूएसएसआर और नीचे से यूएसए ने कोरिया में जापान की सेना को रोका और ये दोनों देश 38th पैरेलल लाइन में आके रुक गई, जिसके कारण कोरिया दो हिस्सों में बंट गया, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। ये याद रखिए कि यूएसए और यूएसएसआर कोरिया को दो हिस्सों में नहीं बांटना चाहती थी, वो बस जापान को रोकना चाहती थी। एक समझौते के तहत ये भी तय किया गया कि 5 साल के भीतर यहाँ चुनाव करवा के यहाँ की स्थिति सुधारी जाएगी। इसके बाद नॉर्थ कोरिया, जहां यूएसएसआर का कंट्रोल था, यहां कम्युनिस्ट सरकार बनी और नॉर्थ कोरिया का नाम डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया रखा गया। इसी तरह साउथ कोरिया, जहां यूएसए का कंट्रोल था, यह एंटी कम्युनिस्ट सरकार बनी और साउथ कोरिया का नाम रिपब्लिक ऑफ कोरिया रखा गया। कुछ समय बाद कोल्ड वॉर स्टार्ट होता है, जिसमें लगभग पूरी दुनिया दो विचारधाराओं में बढ़ जाती है, जिसका परिणाम हम आज भी नॉर्थ और साउथ कोरिया में देख सकते हैं। 1948 में यूएसए और यूएसएसआर ने कोरिया से अपनी सरकार हटा ली। साथ ही 1948 में साउथ कोरिया में इलेक्शन करवाए गए, जिसमें सिगमेंट री जीते, जो एंटी कम्युनिस्ट थे। परंतु नॉर्थ कोरिया में कोई चुनाव नहीं करवाए गए। यूएसएसआर ने सीधे तौर पर किम इल संग को यहाँ की सत्ता सौंप दी, जो कम्युनिस्ट विचारधारा के थे। ये दोनों चाहते थे कि पूरा कोरिया एक हो जाए, पर यह ध्यान रखिए कि इन दोनों की विचारधारा अलग अलग थी, जिसके कारण इन दोनों देशों के मध्य तनाव का माहौल बना रहा। 1948 से 1950 के बीच यूएसएसआर ने नॉर्थ कोरिया में छोटे से लेकर बड़े हथियार सप्लाई किए, लेकिन यूएसए साउथ कोरिया को बड़े हथियार देने से कतरा रही थी, जिसके कारण नॉर्थ कोरिया की मिलिट्री काफ़ी स्ट्रांग हो गई और साउथ कोरिया की मिलिट्री कमज़ोर। 25 जून 1950 को नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया पर हमला कर दिया, ताकि पूरी कोरिया पेनिनसुला उनके अंडर में आ जाए। इस घटना के तुरंत बाद यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल में एक कानून पास होता है, जिसमें ये फैसला लिया जाता है कि साउथ कोरिया की मदद के लिए मिलिट्री भेजी जाए। अब जैसा कि आपको पता होगा, यूएन में कई देश और उसकी मिलिट्री शामिल होती है, पर उस वक्त यूएन में यूएसए की मिलिट्री 90% थी और बहुत कम संख्या में दूसरे देशों की। इस कानून के बनने और इसके हरकत करने तक नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया के बुसान को छोड़कर और सभी क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था। द्वितीय विश्व युद्ध में फेमस जनरल डगलस मैकार्थर ने सितंबर 1950 में यूएन मिलिट्री का नेतृत्व किया। इन्होंने एक योजना के तहत सबसे पहले 38th पैरेलल लाइन में कब्जा किया, ताकि साउथ का नॉर्थ से हथियार का सप्लाई रोक दिया जाए, जिसमें वे सफल रहे और बाद में इन्होंने साउथ कोरिया को नॉर्थ कोरिया से मुक्त कर दिया। इस घटना ने जनरल डगलस को और फेमस बना दिया। युद्ध यहीं ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि अक्टूबर 1950 में चाइना भी इस युद्ध में शामिल हो गया। पर क्यों? जनरल डगलस 38th पैरेलल लाइन में ही नहीं रुके, उन्होंने धीरे धीरे नॉर्थ कोरिया को भी अपने कब्जे में लेना शुरू किया। जब वो नॉर्थ कोरिया और चाइना के बॉर्डर यालू रिवर के पास पहुंचे, तो यूएसए के प्रेसिडेंट ट्रूमैन ने उन्हें मना किया, पर जनरल डगलस ने उनकी बात नहीं मानी। इसके कारण चाइना, जिसने 1949 में कम्युनिस्ट विचारधारा को अपनाया था, उसने इस युद्ध में अपनी सेना भेजी, ये सोचकर कि यूएन की सेना हम पे भी हमला कर सकती है। इसलिए माओ जेडोंग ने अपनी सेना पहले ही भेज दी। ये याद रखिए कि उस समय चाइना टेक्नोलॉजी में काफ़ी पीछे था, पर उसके पास लोगों और सेना की कोई कमी नहीं थी। चाइना ने 2 महीनों के भीतर नॉर्थ कोरिया के साथ साथ साउथ कोरिया में भी कब्जा कर लिया था। 1951 में यूएस प्रेसिडेंट ने जनरल डगलस को वापस बुला लिया और सेना की कमान किसी और को सौंप दी, क्योंकि डगलस चाइना में न्यूक्लियर अटैक करने की बात कर रहे थे। 1951 से 1953 के मध्य यूएन ने दोबारा साउथ कोरिया में कब्जा किया,
चाइना और यूएन मिलिट्री कुछ कारणवश 38th पैरेलल लाइन में ही रुक गए, दोनों इसके आगे नहीं बढ़े। 27 जुलाई 1953 के बाद एक आर्मिस्टिस यानी युद्ध विराम पर साइन होते हैं, जिसमें भारत, जो तब गुटनिरपेक्ष देश का लीडर था, इस युद्ध विराम में भारत की नीति यूएन द्वारा अपनाई गई, जिसके तहत ये तय किया गया कि नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच एक डीमिलिटराइज्ड जोन बनाया जाए। चलिए जानते हैं ये है क्या। यह है 38th पैरेलल लाइन और यह है 250 किलोमीटर लंबा डीमिलिटराइज्ड जोन। इस लाइन से नॉर्थ और साउथ कोरिया ने अपनी सेना 2 किलोमीटर पीछे हटा ली, जिसके कारण इनके बीच ये 4 किलोमीटर का गैप है। इस जोन के भीतर दोनों देशों ने माइंस बिछा रखी है। इस जोन में सेना बस पेट्रोलिंग कर सकती है, अपनी फौज नहीं लेकर जा सकती। इनकी फौज यहाँ रहती है। इस 4 किलोमीटर में फैले जोन में कोई गांव नहीं है, यहाँ बस जंगल है जिसमें जानवर फल फूल रहे हैं अच्छे से। ये दुनिया का सबसे हैवीली मिलिट्राइज्ड जोन है। आपको इतनी मिलिट्री फोर्स कहीं नहीं दिखाई देगी। याद रखिए कि इनके बीच युद्ध आज भी जारी है, ग्राउंड में नहीं है फिलहाल, क्योंकि इनके बीच युद्ध विराम साइन हुआ था, शांति समझौता नहीं। इतने लंबे युद्ध के बाद भी आप इन मैप में देख सकते हैं कि इनके बॉर्डर में कोई खास फर्क नहीं आया है। इन सारी घटनाओं के बाद साउथ कोरिया 1987 से एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और काफ़ी विकसित और फेमस भी है। इसके विपरीत नॉर्थ कोरिया में आज भी तानाशाही राज चल रही है। किम इल संग ने लगभग 46 सालों तक यहाँ राज किया। इसके बाद इनके पुत्र और आज इनके पोते किम जोंग उन यहाँ शासन कर रहे हैं, जिन्हें शायद ही कोई महाशय ना जानता होगा, और 2011 से नॉर्थ कोरिया के लीडर हैं। यहाँ की हालत बहुत बदतर है। ये आज भी किम इल संग की विचारधारा को मानते हैं। इस पूरे युद्ध के दौरान 2.5 मिलियन लोगों की जान गई। एक अनुमान के हिसाब से 1 मिलियन मिलिट्री मारे गए, जिसमें से लगभग 35,000 यूएस सोल्जर थे और बाकी चाइना और अदर कंट्री के। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ आई होगी। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोज़ लाता रहता हूँ।